आज हम उन चैप्टर्स को करेंगे डील जिसको एनसीईआरटी ने कर दिया है डिलीट, लेकिन बिहार बोर्ड ने डिलीट नहीं किया है। तो उन चैप्टर्स को वन शॉट में क्लियर करेंगे और आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 चैप्टर जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, वो स्कोरिंग चैप्टर फटाफट से आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और आज ही के वीडियो में इसको ख़त्म भी कर देंगे। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवाने के शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। चैनल का काम बिल्कुल सेम है, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। अगर आप भी है बिहार बोर्ड मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से 11,000 होने वाला है वो भी कर दो। थोड़ा सा और मदद कर दो, एग्ज़ाम तक आते आते कम से कम 11,000 तो हो ही जाना चाहिए, है ना? ओके। वैसे इस साल तुम लोग जो भी इस बैच में बहुत खास हो, क्यों? क्योंकि इस साल आप लोग ने 10K कंप्लीट करने में मदद किया। इसी तरीके से और भी सपोर्ट देते, ये भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बस आप एग्ज़ाम ये मत सोचो कि बस 10 तक है, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। उसके बाद भूल नहीं पाओगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सोच रखा है, वो आगे की बात है। फिलहाल हम लोग बोर्ड को डील कर लेते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रैक्टिस करना है नहीं करना है, डिकोड सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़, वन ऑफ द बेस्टेस्ट सीरीज़ माना जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये चीज़ आपको कोई भी कि पूरा बड़े से बड़े यूट्यूब चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगा। और चाहे आप तो साइंस में एसएसटी में कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, डिकोड सीरीज, सिलेबस नहीं किया हो डिकोड सीरीज, कुछ नहीं आ रहा हो डिकोड सीरीज, बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल रहा है ये पॉकेट बैच में, सिर्फ 339 में। पॉकेट बैच फ्री रहता है क्वेश्चन बैंक के साथ। हमारे जो बोर्ड बूस्टर है, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ, बहुत लोग ये बोलेंगे आप तो यूट्यूब पे करा रहे हैं, तो यूट्यूब पे करा रहे हैं बस, है ना? वहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, जो चीज़ें हमने डिकोड में लिख के रखा है वो सारी चीज़ें पॉकेट बैच में। आपको टेस्ट सीरीज, आपको माइंड मैप सीरीज कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ अपलोडेड मिल जाते हैं। अभी और भी चीज़ें आएंगी, टेंशन मत लो, है ना? ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 339 में मिलता है। और अपकमिंग जितने भी चीज़ें हैं वो भी मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम है, बाद में रिग्रेट ना हो, इसे फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके ले लेना। आपको PDF मिल जाएगा और सारी चीज़ें, लैंग्वेज पर की भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। स्टार्ट करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। 14 स्टार्ट करेंगे, 15 एंड 16 बहुत कम ही पूछता है, तो फिर 16 वन पेज में निपटा देंगे। आ जाओ 14 पे। 14 से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं 2 नंबर के। इनफैक्ट कभी कभी 5 नंबर तक भी बता दिया जाता है या बना दिया जाता है। ठीक है, ओके। मेरी वीडियोस देखने का क्या फ़ायदा है? तुम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड का माइंड पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये नहीं कि मैं अलग अलग क्वेश्चंस कराऊं, है ना? ओके, चलो। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सबसे पहले आप सोर्सेस ऑफ एनर्जी से क्या समझते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मैं चलता फिरता क्वेश्चन बैंक को, बस बात को समझते चलो और थोड़ा वीडियोस को फास्ट रख लो। आप क्या समझते हो सोर्सेस ऑफ एनर्जी से? सोर्सेस ऑफ एनर्जी बेसिकली इन विच दैट विच इज कैपेबल प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी एट द स्टडी रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब उसके पास इतना कैपेबिलिटी होता है वो प्रोवाइड कर सके यूजफुल एनर्जी। ठीक है, आगे कौन कौन से सोर्सेस से, ताकि उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सके, है ना? डेफिनेशन पूछा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन 2 नंबर के लिए ये चीज़ें याद रखना। बिहार बोर्ड आपसे पूछता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, अच्छा ईंधन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट बना के लिख देना सिंपल सा। अरे हाँ, आंसर राइटिंग में कोई आ जाएगा कि किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, उस पर भी वीडियोज़ आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, मैं अकेला हूँ, सारी चीज़ें मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास लोग नहीं है, बट मैं पढ़ाऊँगा जिस हिसाब से पढ़ाऊँगा उस हिसाब से मुझे नोट्स चाहिए, है ना? मुझे मालूम है कि आप पूछ सकते हैं, इसी कारण से अपना नोट्स अच्छा लगता है मुझे बना के करने में। ओके, चलो। कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो सबसे पहले इसका हाई क्लोरोफिक वैल्यू होना चाहिए। अगर गुड फ्यूल है, लेस स्मोक, पता चला तुमने ऐसा फ्यूल ले लिया जो धुआं ही धुआं दिया जा रहा है, कोई क्लोरोफिक वैल्यू नहीं है। ओके, और उसमें बचा खुचा भी बेसिकली कम हो, है ना? जल के पूरा का पूरा एकदम जल ही जाए, अच्छा खासा एनर्जी दे दे, ये नहीं कि पूरा बच जाए, है ना? ओके, और इजीली एक्सेसिबल हो, या इजीली आप बोल सकते हो अवेलेबल हो, है ना? ओके, ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, और तुम इजीली स्टोर कर सकते हो और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ है, ये चीज़ें फुलफिल कर रहा है, मतलब वो क्या है? गुड फ्यूल है, मतलब अच्छा ईंधन है। बिहार में पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। ओके, आ जाओ थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है, बट एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में कि
रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एनर्जी लग गया। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो वापस से रिन्यू हो सके, है ना, वापस से प्रोड्यूस हो सके, यूज कर सके, है ना, अगेन एंड अगेन। जो आपने ज्योग्राफी में याद किया, जो कहीं भी रिसोर्सेज का डेफिनेशन याद किया है, तो वो बस याद कर लो। एंड सिंपल सी बात है, उसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए भी साइंस एंड नेसेसिटी बोथ में, कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी हो गया, जियो थर्मल हो गया, आपका ओशन एनर्जी हो गया, या फिर बायोमास एनर्जी, ये सारे एग्जाम्पल है आपके रिन्यूएबल के। बिहार बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है साइंस में कि एग्जाम्पल पूछ देगा आपको डायरेक्ट रिन्यूएबल का, तो आप थोड़ा सा रिन्यूएबल को डिफाइन कर दीजिएगा और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल तो लिखना है बट थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, इंप्रेस हो जाएगा। इंप्रेस करने के बाद क्या देगा, नंबर ही देगा, और कुछ मत समझो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्या एडवांटेज है। रिसेंट अगर पीवाईक्यू अगर एनालिसिस करोगे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज में बहुत ज़्यादा फोकस करता है बिहार बोर्ड। ठीक है, क्या एडवांटेज है रिन्यूएबल का, तुम सोचो क्या एडवांटेज है। देखो ये सिंपल सी बात है, ये जब तक जैसे सोलर एनर्जी है, जब तक दुनिया रहेगा तब तक सोलर एनर्जी चलता रहेगा, है, तुम जितना दिन जिंदा रहोगे उतना दिन तक चलेगा। ठीक है, ओके। तुम फ्री में तुम एक्सेसिबल कर सकते हो, फ्रीली तुमको मिल रहा है, पैसा देना पड़ रहा है नहीं ना, आराम से तुमको मिल रहा है, आराम से तुम सूरज के रोशनी में बैठ के पढ़ रहे होगे, सूरज की रोशनी में, मतलब सूरज की धूप में, किरणों में। ओके, और ये कोई पॉल्यूशन काउज नहीं करता है ना। ओके, तो बेसिकली ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। तो एडवांटेज रिन्यूएबल का समझ में आ गया। ओके, इसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल, अगर बाय चांस तुमको डिफरेंस पूछे, दोनों का डिफरेंस लिख दो, एग्जांपल लिख दो, बस एडवांटेज भी लिख दो, काम खत्म। और कितना ही लिख लोगे, है ना। नॉन रिन्यूएबल बेसिकली जो रिन्यू नहीं हो सकता है ना, अगर हो गया तो बहुत मिलियन ऑफ टाइम लगेगा, जैसे सॉइल फॉर्मेशन, है ना, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और ये जितना भी फ्यूल हो गया जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड बोलेगा कि इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, तो ऑप्शन में फॉसिल फ्यूल लगा रहता है, वरना ये सब तो रहेगा ही। ओके ओके, ऐसा क्वेश्चन देता है इनमें से कौन सा है, तो एक दो आपको रिन्यूएबल, सॉरी एक रिन्यूएबल का दे देगा, बाद बाकी नॉन रिन्यूएबल का दे देगा, तो सिंपल सा याद हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं। डिसएडवांटेज की बात करें, क्या डिसएडवांटेज है, तो बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा, एक तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है ना, जैसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो कोल वगैरह, ऑयल वगैरह, ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ करने लगे इसको हर जगह, है ना, ओके। और इसमें डिफ़िकल्टीज़ है डिस्कवर होने में, या फिर न्यू बनने में भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, ओके। और ये तुम्हारा इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, तो ये तुम्हारा डिसएडवांटेज हो गया किसका, नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है, ओके। अगर सिंपल सा डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है, ठीक है, और वहाँ पे एडवांटेज पूछेगा, इसका डिसएडवांटेज पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एडवांटेज क्या ही करोगे, वही बोलेगा कि हाँ जगह सामान बनने में वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज ही पूछेगा नॉन रिन्यूएबल का। ओके, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, 2 नंबर में डेफिनेशन याद रखो। डिफाइन फॉसिल फ्यूल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फॉसिल फ्यूल, बिहार बोर्ड में यही रहेगा। अगर मैं चैप्टर वाइज कराता तो बस यही, बहुत लोग लग रहा है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, है ना, तो यही क्वेश्चन ही है। फॉसिल फ्यूल मतलब ये क्वेश्चन हो गया। फॉसिल फ्यूल बेसिकली आर द रिमेन प्री हिस्टोरिक प्लांट या एनिमल विच buried under deep inside the early million of year ago due to the some natural process। ओके, तो फॉसिल फ्यूल बेसिकली एक रिमेन होता, बच्चा खुचा होता प्री हिस्टोरिक प्लांट या एनिमल का, जो ज़मीन में दब जाता है बहुत साल पहले 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 कोई भी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, ओके। और फॉसिल फ्यूल जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, इसीलिए वो काउज करता है क्या, पॉल्यूशन, है ना। जैसे कुछ प्लास्टिक हो गया, ये बेसिकली तुम दब जाएगा, है ना, बहुत दिन बाद बेसिकली, ओके। तो वो क्या करता है बेसिकली, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन का पॉल्यूट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फॉसिल फ्यूल समझ में आ गया। चलो देन फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल डेफिनेशन बहुत बार पूछा है, तो उसको सम टॉपिक है, डिसएडवांटेज देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। देखो, अगर फॉर्मेशन की बात करें, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एन इंटायर ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट ऑफ्टन गेट पुट अंडर द सैंड या फिर मड, दिस डीके डिसइंटीग्रेट आपका लीविंग नो साइन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। इन फैक्ट द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आफ्टर द डेथ settle down and are covered with sediment and subjected to extreme pressure temperature on the earth, converted into fossil fuel, this process being referred to a आपका फॉसिलाइजेशन। क्या है, सिंपल सा समझो कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल बनता है। तो देखो, फॉर्मेशन की बात करें
कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी पार्ट ज़मीन में या मड में हो गया, सैंड में हो गया, दब जाता है, फिर वो डिसइंटीग्रेट होता है, अलग अलग रिएक्शन द्वारा होता है, जैसे बहुत ज़्यादा धूप हो गया, ठंड हो गया, है ना, उसका टूट जाता है, ठीक है, ओके। फिर वो सेटल डाउन हो जाता है पूरा, है ना, और वो उसके ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट कवर चढ़ जाते हैं, लेयर पे लेयर चढ़ जाते हैं, फिर अर्थ का प्रेशर से, टेम्परेचर से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉसल फ्यूल में, है ना, फिर हम लोग को ऑयल वगैरह मिलता है, कोल वगैरह मिलता है ना, ओके। तो इस प्रोसेस को बेसिकली आपका फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। तो फॉसल फ्यूल क्या होता है ये अक्सर पूछते हैं। फॉर्मेशन समझ में आ गया कि दब के रह गया, बहुत सारा प्रोसेस हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, है ना, ओके, प्रेशर पड़ा, एक्सट्रीम प्रेशर, उसके कारण वो चेंज हो गया, फॉसल फ्यूल बन गया। क्लियर है, ओके। डिसएडवांटेज है कि सबसे पहला बात कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, अगर एक बार प्रोड्यूस हो गया तो वापस से तुम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, है ना। अगर ये जलेगा तो बेसिकली तुम्हारा पॉपुलेशन नॉट पॉल्यूशन काउस होगा, ओके। और ये बेसिकली फॉसल फ्यूल रिजर्व इन द अर्थ आर लिमिटेड एंड गेट एग्जॉस्टेड सून, लिमिटेड है और उस खत्म भी जल्दी हो रहा है ना, ओके। इसीलिए ये आपका डिसएडवांटेज है किसका, फॉसल फ्यूल का। एग्जांपल के लिए सॉरी और सब्जेक्टिव के लिए इसको रेडी रखना कि फॉसल फ्यूल क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज। फॉसल फ्यूल बहुत बार पूछ चुका है ना, ओके। फॉर्मेशन नहीं पूछा बट ठीक है, दिमाग में रखो, डिसएडवांटेज भी दिमाग में रखो। आ जाओ थर्मल पावर की बात करें। थर्मल बेसिकली तुमको समझ में आ गया किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। इट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ कोल या पेट्रोल, ठीक है। ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन और या तो कोल को या फिर पेट्रोल को, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, है ना, जैसे यहाँ पे आपका कोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, ओके। स्टीम भी प्रोड्यूस करते हैं बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ओके। जैसे टरबाइन वगैरह वहाँ से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कैसे करके, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ है बना हुआ रहता है, ठीक है, थर्मल पावर, यहाँ से उसको बहुत ज़्यादा हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, अलग अलग कोल का इस्तेमाल करके, पेट्रोल का इस्तेमाल करके, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ऊपर एक ओपन एरिया रहता है, आपने पबजी खेला होगा या फिर फ्री फायर, तो एक देखा होगा बड़े बड़े टावर है ना, कुछ फेमस टावर है, मैं खेला नहीं बट ठीक है देखा हूँ, उतना याद है। और 9th-10th में स्टार्टिंग में कुछ मंथ ही खेला था, मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं था, ठीक है, तो तभी थोड़ा बहुत ऐसे ही डाउनलोड सब देख रहे, अच्छा खेल रहा है, चलो खेल लेते हम। आई थिंक कोविड टाइम था तभी। तो वहाँ पे देखना एक इस टाइप से, कहीं लोकेशन बोल रहा हूँ बट ठीक है, इस टाइप से रहता है ना, उसके ऊपर टरबाइन लगा रहता है, यहाँ से हीट किया जाता है भाप को, स्टीम, और इससे रोटेट होता है टरबाइन, ऊपर टरबाइन लेकर लगा होता है, उससे टरबाइन घूमेगा, फिर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो वही आपका थर्मल पावर है, बेसिकली हीट से इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करता है, उसको बोलेंगे, ठीक है, ओके। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है, किसके द्वारा, कोल पेट्रोल वगैरह के द्वारा, फॉसिल फ्यूल द्वारा, ओके। चलो अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ ही गया, लेकिन फिर भी जनरेट करने के लिए आ जाओ सोर्सेस ऑफ क्लासिफाइड। देखो सोर्स ऑफ एनर्जी दो हिस्से में डिवाइड किए, एक आपका कन्वेंशनल सोर्सेस, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। एसएसटी में है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल सोर्सेस क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ क्या होता है, मतलब वही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, बस नाम ही तो चेंज कर दिया, ओके। आ जाओ सोलर एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि सोलर एनर्जी क्या होता है। तो सोलर एनर्जी सिंपल सी बात है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, सन के द्वारा, फ्रॉम द हीट एंड लाइट, उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है, ओके। जो सोलर का रेडिएशन आता है, सोलर रेडिएशन कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक थ्रू द सोलर सेल, मतलब आपका फोटो पीवी सेल जिसको हम बोलते हैं ना, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट करता है सोलर रेडिएशन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में, किसके द्वारा, सिलिकॉन सोलर सेल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, किसका इस्तेमाल करते हैं सोलर में, हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को याद रखना ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ओके। चलिए बाद बाकी एग्जाम्पल तो पूछता ही है, इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आपसे एडवांटेज पूछता है, क्या एडवांटेज है सोलर का, अच्छा सोलर कुकर का, सॉरी सोलर कुकर का आपसे एडवांटेज पूछता है कि सोलर कुकर का एडवांटेज बताओ, क्या फ़ायदा है बताओ, ठीक है, ओके। तो देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये सबसे पहले इको फ्रेंडली होता है सोलर कुकर, ओके। उसका रिन्यूएबल होता है, एडवांटेज है। और ये गांव में भी इस्तेमाल करता है, बोलो धूप गांव में नहीं जाता है क्या, है ना, बिल्कुल जाता है, ओके। और बेसिकली ये जितने भी न्यूट्रेंट है उसको प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है इसलिए। और होता है ना, हम लोग जब बनाते हैं तो वो थोड़ा फास्ट हीट में होता है, जो न्यूट्रेंट है वो जल्दी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ओके। डिसएडवांटेज क्या है कि जो सिलिकॉन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है।
धूप कभी यूनिफॉर्म नहीं रहता। जैसे मैं जब से यहाँ आया हूँ तो आई थिंक मुझे 3 दिन बाद धूप का नसीब हुआ, 3 दिन बाद धूप देखे। मतलब फर्स्ट आई थिंक 31 दिसंबर में भी नहीं आया था, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, फिलहाल धूप देखने मिल रहा है। आया था 3 दिन तो मुझे देखने तो नहीं मिला था। ठीक है, तो देखो ये यानी यूनिफॉर्म नहीं है, कभी बारिश हो जाती है कभी कुछ, है ना। ओके, और इसको हम लोग रात को और क्लाउडी डे में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बिहार पर पूछता है कि इनमें से कब हम लोग सोलर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव में रहता है ऑप्शन में या तो क्लाउडी डे या तो नाइट। सिंपल था, तुम इतना लॉजिक तो लगा सकते हो, इसमें क्या ही रटोगे, है ना। ओके, और इसके पास कैन नॉट बी यूज, आपका बेसिकली चपातीज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। और इसको कम से कम 140 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए ताकि वो सोलर कुकर अचीव कर सके, है ना। ओके, इसी कारण से ओके चलिए, सोलर कुकर क्या होता है थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। सोलर कुकर बेसिकली एक सिंपल डिज़ाइन होता है, मोड ऑफ फंक्शन। ठीक है, ओके, ये यूजुअली इसमें मेड मिरर से बना होता है। प्लेन मिरर प्लेस इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रखा जाता है। राइट, रिफ्लेक्ट करता है प्लेन मिरर में, फिर वहाँ पे कंसंट्रेटेड करता है सोलर एनर्जी इनसाइड द कुकर सेल, और वहाँ जो जनरेट करता है उसके बेसिकली उसके हीट से खाना बनता है। ठीक है, ओके। देन सोलर सेल 2 नंबर में डिफाइन करने देता कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोलर सेल, डिफाइन सोलर सेल। तो सोलर सेल बेसिकली सिलिकॉन से बना होता है। ये सोलर पैनल कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिसको स्टोर कर देते हैं किसमें, बैटरी में, फिर बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तो लाइट आ गया, पहले जब देखोगे तो सरकार के द्वारा से हर एक जगह जगह में एक लाइट लगाया जाता था सोलर वाला, है ना। उसमें बैटरी लगता था, है ना, दिन भर सोलर से चार्ज हो जाता था। ठीक है, बैटरी, फिर रात को एक स्विच होता था, ऑन करो फिर जल जाता था। ये चीज़ था। अभी तो लाइट आ गई है और लाइट ठीक ठाक है, फिलहाल बहुत सही चल रहा है। पहले नहीं था, ये थोड़ा बहुत आया है। चलो नेक्स्ट, अभी बहुत जगह ऐसा प्रॉब्लम है लाइट का। विंड एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी, बस यहाँ पे एनर्जी ही बात किया जाएगा। विंड एनर्जी एक लार्ज मासेस ऑफ एनर्जी, सॉरी एयर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसे हम लोग विंड बोलते हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली काइनेटिक एसोसिएटेड विद द रेफर्ड एनर्जी। ठीक है, एसोसिएट विद विंड एनर्जी, ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड यूज़ करते हैं विंड मिल के पंखे को घुमाने के लिए। ठीक है, ओके, फिर वहाँ से फिर बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा विंड मिल, है ना, कि अक्सर जहाँ पे अच्छे खासा हवा चलते हैं, इसके भी लिमिटेशन है कि इतना आपका इतना किलोमीटर प्रति स्पीड में आपका विंड चलना चाहिए। फटाफट ऑब्जेक्टिव बताओ कि कितना किलोमीटर स्पीड में आपका विंड जो है फ्लो होना चाहिए, बहना चाहिए, ताकि विंड मिल अच्छे से चल सके। ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं तुम्हें, कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या यूजेस क्या होगा विंड एनर्जी का। तो सबसे पहले तुम इसको मरीन ड्राइव, बेसिकली यूज टू ड्राइव कहाँ का इंपॉर्टेंट है, तो यूज टू ड्राइव विंड मिल को करने के लिए वाटर लिफ्टिंग पंप में इस्तेमाल करते हैं, और फ्लोर मिल, है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं विंड एनर्जी का। ओके, और अलग अलग सीज बोट्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। फ्लाई इंजन का भी इस्तेमाल करते हैं विंड एनर्जी का, है ना। ओके, एरोप्लेन वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी अलग अलग जगह में इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज ये है कि ये इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि विंड तो यूनिफॉर्म नहीं चलेगा, है ना। ओके, और बहुत लार्ज एरिया चाहिए होता है ना। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा भी ज़्यादा लगता है ना। ओके, और आउटपुट लेस है, जितना तुम कंपेयर टू इन्वेस्ट, जितना इन्वेस्ट कर दोगे उतना नुकसान हो जाता है ना, या उतना आउटपुट नहीं आ पाता है, इसीलिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज वाला मामला है। ओके, यहाँ पे मैंने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बस लिख दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना, आज बहुत रेयर ही पूछते हैं, बट ठीक है। ये बेसिकली एडवांटेज है कि ये बेसिकली तुम फ्री में पाया जाएगा, अवेलेबल होगा हर कोस्टल इलाका में, है ना, तटीय इलाका समुद्र वाला, वहाँ पे हाइड्रो पावर बना सकते हैं। इको फ्रेंडली होता है, ये पे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। रिन्यूएबल होता है, ठीक है, और सस्ता होता है, ठीक है, ओके, इसमें कॉस्टली इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, ओके। दूसरा बात कर डिसएडवांटेज, अगर तुम कंस्ट्रक्ट करोगे डैम वगैरह तब तो तुम्हारा खर्चा पड़ेगा, है ना, और हर रिवर के साइड में तुम तो बना नहीं सकते ना डैम, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और बेसिकली लाम जो ह्यूमन हैबिटाट को या फिर एग्रीकल्चर फील्ड को सबमर्ज होना पड़ता है, कटना पड़ता है ना, या फिर कहीं बनाना होता है तो वो चीज़ें हटाना पड़ता है। ओके ओके, और पीपल फेस सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अगर वहाँ पे बन जाता है तो। ओके, एडवांटेज क्या है,
भाई साहब ये तो रिन्यूएबल है और कम इसमें कम हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत इससे काम चला जा सकता है। जियोथर्मल की बात करें यहाँ पे देखो, जियोथर्मल की आप डेफिनेशन देख लेना, बाद बाकी ये बस एडवांटेज डिसएडवांटेज में ज़्यादा फोकस किया क्योंकि बिहार बोर्ड इसको ज़्यादा फोकस करें, आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना। जियोथर्मल, ठीक है, ओके, बेसिकली ज़मीन के हीट से जो प्रोड्यूस हो सके उसको बोले जियोथर्मल, बात खत्म। एडवांटेज रिन्यूएबल हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, है ना, ओके। डिसएडवांटेज है कि ये बेसिकली क्यों कुछ ही साइट में पाया जाएगा, है ना, ये एनर्जी, और कहीं कहीं तो बेसिकली एक्सपेंसिव भी है। कहाँ अगर जहाँ पे अच्छे नहीं हो, जहाँ साइट नहीं होता एक्सपेंसिव होगा ना, जहाँ अवेलेबल नहीं हुआ तो एक्सपेंसिव होना ही चाहिए, ओके। देन आता है बायोमास। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। बायोमास, बायोगैस इंपॉर्टेंट है। बायोमास बेसिकली क्या होता है, बायोमास डिफाइंड एज अ लिविंग मैटर और रेसिड्यू बेसिकली एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ओके। इसमें इंक्लूड आपका सोलर एनर्जी भी आ जाएगा बायोमास में, ठीक है। जितने भी लिविंग मैटर है या फिर रेसिड्यू है या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं बायोमास। इसमें जितने प्लांट्स हो जाएंगे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बायोगैस, जिसमें अलग अलग टाइप के है ना, ओके, ये सारे चीज़ें है ना, और कार्बोनेसियस जितने वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल जितने चीज़ें हैं, मतलब जितने भी आपको बेसिकली आपको जो रिन्यू हो सकते हैं वो उसके अंदर आ जाएगा बायोमास के अंदर, ठीक है, ओके। बायोगैस बहुत बार पूछ चुका है, ये बेसिकली मिक्सचर होता है प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एब्सेंस ऑफ एयर कर रहेंगे, सॉरी ऑक्सीजन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बायोगैस। मीथेन बहुत मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट पूछता है कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या बेसिकली मेजर कंपोनेंट होता है, तो मीथेन, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। बेसिकली ये एनिमल टंग के सीवेज, क्रॉप रेसिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके बायोगैस बनाया जाता है और इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस का इस्तेमाल करके बायोगैस प्लांट बनाया जाता है, उससे हम लोग बायोगैस का खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। एडवांटेज क्या होता है, बेसिकली ये सिंपल होता है, ठीक है। रूरल एरिया में अब तो नहीं पाया जाता, ठीक है, पहले पाया जाता था, अभी बहुत जगह पाया जाता होगा, है ना, हम लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्मॉल प्लांट को इस्तेमाल करके कम से कम फ्रॉम प्लांट यूजिंग डंग फ्रॉम द 3 और 4 कैटल कैपेबल सप्लाई आपका बेसिकली गोबर गैस जिसको बोलते हैं ना, बायोगैस फॉर 6 आवर डेली फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए, और ये क्लीन होता था, है ना, बिना इसमें जलता था तो स्मोक नहीं होता था, ठीक है, कोई चीज़ बचता भी नहीं था, है ना, ओके। मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस, यहाँ पे आपका इथेन हाई क्लोरोफिक वैल्यू देता था, जैसे दैट पेट्रोल 50, ओके, केजी जूल। देन उसके बाद इसका इस्तेमाल करते थे, ये नाइट्रोजन रिच होता था, फास्फोरस, ये खाद बनाने के लिए स्पेशल होता था, है ना, ओके। और ये बेसिकली तुमको डिफॉरेस्टेशन से रोकता था, है ना, जैसे जंगल वगैरह कट रहा है तो उसके बाद उसके बदले लकड़ी आ रहा है, तो इस चीज़ से बचता था, तो एडवांटेज है ये आपका बायोगैस का। चलिए, देन न्यूक्लियर, उसका बाद ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चीज़ें जितना इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें बता रहे हैं, इतना कर लीजिए, इनफ रहेगा। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली आपसे डिफरेंस पूछेगा, तो हम इसको डिफरेंस में यहाँ पे लेके आएंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाता है, ये 5 नंबर में पूछ सकता है न्यूक्लियर एनर्जी के टाइप, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में आपको 2 चीज़ आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली एक रिएक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियर एटम अंडरगोज चेंज फ्रॉम न्यू एटम एंड रिलीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये बेसिकली 2 अलग टाइप में होता है, एक न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन, ठीक है, ओके। इसको आगे हम लोग देख लेते हैं, चलिए। और एडवांटेज क्या है, ये अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ओके। फॉसिल फ्यूल जब खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूज़ करके, सॉरी फ्यूल का, ठीक है, ओके। डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, और हाई कॉस्ट होता है सेटअप के लिए, और पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में। ये डिफरेंस याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न, फिजन की बात करें यहाँ ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ओके। लेकिन फ्यूज़न की बात करें, जैसे गैमीट फ्यूज़ हो रहा है, यानी फ्यूज़ हो रहा है मतलब मीट कर रहा है, यहाँ बाइंडिंग हो जाएगा। यहाँ बेसिकली कैरिड आउट फॉर हम लोग जो अलग अलग चीज़ हैवी जो मटेरियल है उसको ये करने के लिए, तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और बेसिकली ये कैरिड आउट बाय हीटिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर में हीट करने के लिए। एक टाइप का ये चेन रिएक्शन होता है क्या, न्यूक्लियर फिजन, लेकिन और फ्यूज़न की बात करें ये चेन टाइप रिएक्शन नहीं होता है, ये कंट्रोल प्रोसेस होता है, कौन, न्यूक्लियर फिजन, लेकिन फ्यूज़न अनकंट्रोल प्रोसेस होता है। ये बात करें अमाउंट, ये बेसिकली अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट, बट ये बात करें ये मोर एनर्जी, देखो ज़्यादा एनर्जी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर
फिजन। ओके, ये हजार्डस होता है यानी डेंजरस हो सकता है। कौन आपका, यानी किसका बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिजन का, लेकिन हजार्डस मतलब डेंजरस, ठीक है, डिजास्टर वगैरह। और ये बेसिकली आपका पॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस आप उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है, वेल अच्छे नोट्स हैं, बस इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बता देंगे, बाद बाकी आप नोट्स वगैरह में तो देख ही सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट चैप्टर, इसमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो मैं फोकस किया हूँ, डिफरेंस वाला क्वेश्चन लेके आ गया। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इन्वायरमेंट आज ज़्यादा से नहीं, अब 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग की भी चीज़ है। चलो इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट छोटा सा डेफिनेशन ही आपसे पूछ देता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट की बात करें, एनीथिंग जो सराउंड है हमारा, है ना, हमारा जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, ठीक है, या तो उसमें दो चीज़ होगा, तो बायोटिक हो गया, नहीं जिंदा हो गया, फिर नॉन लिविंग थिंग। अपने आसपास देखो, तुम क्या हो, जिंदा हो ना, हाँ ओके ठीक है, वो जिंदा हो। अब बायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग है, बायोटिक एग्जाम्पल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। ए बायोटिक की बात करें, एयर हो गया, वाटर हो गया, ETC। क्लियर है, ओके। अब आते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ओके ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये 5 नंबर में या बड़े नंबर में पूछा जाता है, तो उसका डिफरेंस में मैं लेकर रखा हूँ, पर शॉर्ट में अगर पूछते 2 नंबर में तो ऐसा भी वहाँ से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए किसके एक्शन द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, है ना, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। ऐसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के बावजूद, उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह हो गया, है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह हो गया। ये डिफरेंस आपसे पूछेगा 2 नंबर में, तो यहीं लिख देना, अदरवाइज वहाँ से भी आप याद कर सकते हो। अब आते हैं इकोसिस्टम और उसका कुछ कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। देखो, ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म इकोसिस्टम। जितने भी इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है एरिया में, वो बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म करता है, क्या मिलकर के आपका इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम कंसिस्ट बोथ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। इकोसिस्टम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बायोटिक भी एबायोटिक, दोनों मिलकर के बेसिकली फॉर्म करते हैं क्या, इकोसिस्टम, ठीक है, ओके। जैसे तुम्हारा लाइक टेम्परेचर हो गया। देखो इकोसिस्टम दो चीज़ है, यानी मैन इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम। मैन इकोसिस्टम में तुम्हारा क्रॉप वगैरह फील्ड वगैरह हो गया, है ना। और नेचुरल इकोसिस्टम का अलग अलग टाइप है, एक एक्वाटिक है, एक टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीनी स्तर पे होगा, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, है ना। और एक्वाटिक में दो, एक मरीन हो गया, एक फिश। ये एग्जाम्पल है, बस इसको देख लेना, वरना इकोसिस्टम का डेफिनेशन ही ये वाला, ये देख लो काफ़ी रहेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखना। प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। प्रोड्यूसर बेसिकली जो प्रोड्यूस करता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, प्लांट हो गया, ये बेसिकली अपना खाना खुद बनाता हो फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किसका इस्तेमाल करके, लाइट का इस्तेमाल करके, यानी फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर यानी जो बेसिकली कंज्यूम करता है या दूसरे पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नहीं करता है, बेसिकली इनडायरेक्टली उस सब्सटेंस का इस्तेमाल करता है, जैसे हम लोग, ओके। कंज्यूमर भी देखो 4 टाइप का, एक हार्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासिटिक, ओमनिवोरस। बट ठीक है, ज़्यादातर अब हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देख लो, ऑब्जेक्ट में पूछ देता है इसमें से कौन किसका एग्जाम्पल है। डिकम्पोजर 2 नंबर में डिफाइन करने देता है, क्या समझते हैं आप डिकम्पोजर से। बेसिकली ऐसा फंगी या फिर बैक्टीरिया जो ब्रेक डाउन कर सके डेड प्लांट एनिमल को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको बोलेंगे डिकम्पोजर, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं, आपका कुछ चीज़ें हैं, क्या है, फूड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस पूछा जाता है 2 नंबर में, लेके आए, टेंशन मत लो। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या, एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को से एनर्जी ऑब्टेन करता है। और ये कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ओके। फूड चेन, अब देखो फूड चेन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फूड चेन वेरियस स्टेप वेल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, कॉल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है, ओके। द ग्रीन प्लांट बेसिकली कैप्चर करता है कितने परसेंट, आपका 1% ऑफ एनर्जी, कहाँ से, सन्स एनर्जी से। ग्रीन प्लांट बेसिकली कैप्चर करता है कितने परसेंट, 1%। ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल या अनडायरेक्शनल, ठीक है, ओके। इन अ फूड चेन, फूड चेन में कैसे होगा, अनडायरेक्शनल होगा, ठीक है, ओके।
उसके बाद आते हैं देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाएंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे किसमें, एनर्जी लेवल में, ठीक है, कहाँ पे, फूड चेन में, ठीक है। ये आपका एनर्जी फ्लो है। ये चार्ट याद रखो, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज में प्रोड्यूसर आता है, दूसरा में कंज्यूमर आता है, तीसरा सेकेंडरी, थर्ड में आपका टर्शरी कंज्यूमर आता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछता है कि पहला में कौन आएगा, दूसरा में कौन आएगा, तीसरा में कौन आएगा, पहला तू, दूसरा तू, तीसरा तू, चौथा तू। जो गाना याद है याद कर लो। प्रोड्यूसर पहला में, प्राइमरी, सेकेंडरी, आपका टर्शरी। इंपॉर्टेंट है। सबसे लो में कौन रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा। इस बात को याद रख लेना। एक टॉपिक है 10% लॉ। हालांकि बिहार बोर्ड अक्सर नहीं पूछते, बट ठीक है। 10% लॉ सिंपल सा ऐसा लॉ है, द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल वेल 90% एनर्जी विल यूज बाय द पर्सन ट्रॉपिक लेवल इन इट्स लाइफ प्रोसेस। सिंपल सा ये है। 10% बेसिकली स्टेट ये कहता है कि ओनली जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होगा एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट। जो बाकी का 90% है वो एनर्जी ऑलरेडी वो कंज्यूम कर लेगा पूरे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। ये कहता है 10% लॉ। अभी तक नहीं पूछता है, लेकिन ठीक है, अगर पूछ लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विथ आपका एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है। और इन अ फूड चेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन थोड़ा सा ख्याल रखना, इस बात को याद रखना। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज हो जाता है हर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड फूड चेन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा आपको पूछा जाएगा क्या है आपसे, ये डिफरेंस फूड वेब एंड फूड चेन का मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस ऑलरेडी हमने यहाँ रखा है, टेंशन मत लो। यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे ओजोन लेयर के बारे में है ना, इन्वायरमेंटल में चेंज क्यों आ रहा है, तो ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। क्यों देखो, आपको बताना है कि किस तरीके से आप पॉल्यूशन को बचा सकते हो, है ना। अभी जैसे रिसेंट में है, अभी पॉल्यूशन के ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्या कारण है, तो पेड़ कटना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली पूछा जाएगा। तो ज़्यादा इस चैप्टर में पूछता नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये नोट्स आपको ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ याद रख लेना कि जो ओजोन का फॉर्मूला O3 ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक ब्लैंकेट होता है अर्थ सरफेस में, जो बेसिकली यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकता है, ठीक है। ओके ओके, ये चीज़ याद रख लेना। ओके, अच्छा, ओजोन लेयर ना थिकनेस बेसिकली कम हो गया था, एक फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1985 में, ठीक है, जिसको ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। अगर बहुत ज़्यादा पूछना हो तो ये पूछ लेगा, ठीक है। ओके, किस तरीके से ओजोन डिप्लेट हो रहा है ना, कितने किलोमीटर में, अच्छा कहाँ से पाया जाता है, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। आई थिंक मेरा चार्ज भी खत्म हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा और फास्ट करूँ। ओके ओके, बेसिकली 12 से 50 सी अबव द सी लेवल में पाया जाता है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें याद रख लेना। ओजोन लेयर क्या होता है, ठीक है, ओजोन क्या होता है, ठीक है, किस कारण से चेंजेस हो रहा है, क्या कारण है, ये चीज़ें। ओके, गार्बेज की बात करें तो गार्बेज में ये 3 चीज़ें, मेथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, हालांकि अभी तक पूछा नहीं है ये, लेकिन रिसाइकलिंग रीयूज अब पूछा गया है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आगे ऐड किया है, जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें ऐड किया, तो वो चीज़ें एडेड हो जाएगा। आप किस तरीके से गार्बेज को डिस्पोज करोगे, तो पहले डैम्प बनाएंगे, ओपन डैम्प मेथड करेंगे, है ना। ओके, दूसरा हम लोग लैंड फिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, फिर कंपोस्ट बना सकते हैं उसका, फिर वह तो रिसाइकलिंग कर लेंगे या फिर रीयूज़ कर लेंगे, और इसके बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेना। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी वो इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन। तो बायोडिग्रेडेबल बेसिकली वो टूट जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं है, ठीक है। अलग ये नॉन पॉइजनस होता है, ये आपका कोई एक्शन नहीं होता है कुछ ऐसा पॉसिबल, ठीक है। ओके, ये रॉ मटेरियल बेसिकली बैक हो जाता है, ये बेसिकली रिलीज रॉ मटेरियल, ठीक है। ओके, ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ये करता है, इस तरीके से जो भी है ना। बायो कंसंट्रेशन इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ना। ओके, बायोमैग्निफिकेशन अगर होता है ना, ये रिसाइकलिंग पॉसिबल होता है नेचुरली या ह्यूमन एफर्ट द्वारा। ये बेसिकली पॉसिबल होता है ह्यूमन एफर्ट द्वारा, ये नेचुरली भी हो जाता है, ये ह्यूमन एफर्ट ही लगता है। ये डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज पॉकेट बैच वालों को तो मिल ही जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं, 2 चीज़ पूछ सकता है,
इकोसिस्टम दोनों चीज़ से मिलकर बना था, बायोटिक एबायोटिक। तो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस है। तो इसमें जितने भी नॉन लिविंग थिंग एबायोटिक में आ जाएंगे, बायोटिक में लिविंग थिंग, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज, ऑलरेडी आपने पढ़ा ना अभी, बस उसी का छोटे छोटे डेफिनेशन बना देना है। या अगर अगर और बात करें तो इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट में सॉइल आ गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो सब मिलकर ना इकोसिस्टम बन रहा है ना। ओके, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, ये चैप्टर नंबर 1 सॉरी जो बॉटनी का जो बायोलॉजी सॉरी आपका जो लाइफ प्रोसेस है उसमें भी काम देगा कि क्या है ऑटोट्रॉप, क्या है हेटरोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाता हो, हेटरोट्रॉप अपना खाना खुद नहीं बनाता है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिकली सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, ये बेसिकली केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ओके। और ये बेसिकली ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ ऑटोट्रॉप, फर्स्ट लेवल ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन कौन सा, ऑटोट्रॉप यानी प्रोड्यूसर, और हेटरोट्रॉप बोले तो कंज्यूमर, या इसको बोलते हैं सेकंड और हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन एंड फूड में बात करिए, सीक्वेंस होता है, स्ट्रेट सीक्वेंस होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। फूड वेब में, वेब एक क्या है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म होता है। ठीक है, ओके। इसके पास फूड चेन डू नॉट हैव एनी लिंकेज, क्रॉस लिंकेज, लेकिन फूड वेब के पास मैनी क्रॉस लिंकेज होता है। ठीक है, ये इंटायर फूड चेन गेट अफेक्टेड, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म डाई हो गया, अगर कोई एक बिगड़ा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ फूड वेब में इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके। और इट हैज़ मैक्सिमम 4 to 5 पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन इसमें मैक्सिमम 4 से 5 स्पीसीज पाए जाते हैं किसमें, आपका फूड चेन में, लेकिन मैनी पॉपुलेशन या डिफरेंट स्पीसीज पाया जाता है किसमें, फूड वेब में। ये डिफरेंस है, 2-2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं लास्ट चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। बहुत कम पूछता है, बहुत रेयर पूछता है, बट फिर भी बता दिए। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, दो अवेलेबिलिटी या फिर अबेंडेंस के मामले में दो तरीके से, एक आपका एग्जॉस्टेबल, एक इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल समझ में आ गया, जो बेसिकली लिमिटेड है, ठीक है, ओके, और कुछ दिन बाद उसको खत्म हो जाएगा। एग्जॉस्टेबल एनर्जी, कोल एनर्जी, ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ते हैं, और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। इनएग्जॉस्टेबल बेसिकली वो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे एयर, सैंड वगैरह हो गया। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आता है, ये ऑलरेडी चीज़ें ऊपर पढ़ी चुकी, वही चीज़ें पूछेगा, एग्जॉस्टेबल क्या होता है, इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लिख देना। ओके, देन आता है गंगा एक्शन प्लान। थोड़ा सा सब ऑब्जेक्टिव के लिए ये एक मल्टी कोर प्रोजेक्ट था, कब आया था, 1985 में। एक डेट याद कर लो ना। बेसिकली ये क्वालिटी ऑफ गंगा एक्शन, मतलब गंगा के जो पानी है, या गंगा जो आज भी देख रहे हो ना, गंगा कितना ज़्यादा शुद्ध है ना। तो बताओ, इतना बड़ा नदी है और अब भी सही नहीं है पानी, है ना, वहाँ का पानी साफ़ सुथरा नहीं है, जितने वेस्टेज सब बहा देते हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, इम्प्रूव करने के लिए 1985 को, लेकिन आज तक कामयाब तो नहीं हो पाया। ठीक है, ओके। तो गंगा एक्शन प्लान कब आया था, बेसिकली 1985 को आया था। किसके लिए, क्वालिटी ऑफ गंगा को एक्शन, क्वालिटी जो इम्प्रूव करने के लिए गंगा का। ठीक है, ओके। जितने भी लोग गंगा रिवर, देखो यहाँ पे देखो, जितना भी इनमें ये किया गया था कि गंगा बेसिकली मोर देन 75 चीज़ों को वहाँ से गंगा एक्शन प्लान में जितने पॉल्यूशन चीज़ें हैं उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। वाटर क्वालिटी हैज़ बिन टेस्टेड फॉर टाइम टू टाइम, हर वक्त वाटर क्वालिटी या वाटर वहाँ उसका गंगा का पानी को टेस्ट किया जाएगा कि कैसा है, क्लोरोफॉर्म वगैरह चेक किया जाएगा, और हार्मलेस बैक्टीरिया को वही मार दिया जाएगा ताकि ह्यूमन इंटेस्टाइन तक नहीं पहुँच सके। तो ये चीज़ें, बट डेट याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, अदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में अगर दे सकता है तो दे दे, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। आपसे ये अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 प्रिंसिपल बताओ, बेसिकली मेथड बताओ, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को तुम बचा सको या फिर रिड्यूस कर सको उसके वेस्टेज को। तो 5 स्टेप हैं। रीयूज मतलब सॉरी रिफ्यूज़, अननेसेसरी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे। जैसे प्लास्टिक बैग तुम्हारे पास है चीज़ें, लेकिन तुम पेपर में भी ले जा सकते हो, लेकिन तुमको चाहिए प्लास्टिक का बैग, है ना। वही चीज़ अगर आता है ना कपड़ा वाला झोला, वो तो तुम नहीं लेके जाओगे क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, है ना। तुम प्लास्टिक वाला चीज़ें लेके जाओगे, है ना, दिखाओगे कि ये इस कंपनी का ब्रांड कपड़ा पहने थे, इसका प्लास्टिक मिला, दिस दैट। और डिस्पोजल में भी बहुत दिक्कत आ जाता है ना। ओके, तो ये तुम्हारा रिफ्यूज़, ऐसे चीज़ों को मना ही कर दो जो दिक्कत करेगा, जैसे प्लास्टिक, है ना। ओके, अब पता है जो चीज़ अगर मना करेगा तो वहीं ज़्यादा बिकेगा, ये तो आदत ही है। ओके, इंडिया में ये चीज़ है, अगर तुम जिस चीज़ को मना करोगे वहीं करेगा, है ना। ओके, और बेचेगा, अंदर अंदर बेचेगा प्लास्टिक, डिमांड और बढ़ जाएगा। चलो, रीड्यूज़ की बात करें, हम लोग कम से कम कंजप्शन करेंगे। जैसे रूम से निकलोगे तो बल्ब
का लाइट ऑफ कर दोगे, है ना। मोटर जैसे बहुत ज़्यादा चल रहा है तो तुम्हें कम पानी का वेस्टेज हो रहा है, तो इसको तुम कम कर सकते हो अपने हिसाब से जितना तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम बंदे करके पढ़ो कि बचा ही लेंगे, 10 दिन नहाओगे मत कि पानी भी बचा लेंगे, है ना। वो चीज़ें मत करो, जितना तुम कर सकते हो। रीयूज़ चीज़ों को, जैसे बॉटल हो गया, जैसे अपने घरों में तो होते हैं ना कि कुछ लेके आए, डिब्बा बच गया, चलो उसमें मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, तो एक तरीके क्या रीयूज़ यार। बोलेगा सब क्या बोलेगा, ये लोग तो गरीब है, हम लोग सही काम कर रहे हैं, हम लोग रीयूज़ तो कर रहे हैं कम से कम, है ना। हम लोग को जैसे पेपर मिल जाता है या कॉपी मिल जाता है, बेच के पैसा लाते हैं, फिर से कुछ खरीद लेते हैं, तो वो भी क्या हो गया, आपका रीयूज़ में आ गया। ओके। फिर आता है रिपेयर। हम लोग चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा सा खराब हुआ फेंक दो, है ना। उसको चीज़ों को तुम रिपेयर कर सकते हो तो वो चीज़ बच जाएगा, है ना। रिसाइकल हमारे वापस से वो कन्वर्ट कर सकते हो, जितने भी प्रोडक्ट है उसको तुम बेच दो, फिर वापस से वो रिसाइकल होकर के आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको इस्तेमाल करके 5 RP, ऐसे जनरली 3 होता है, ठीक है, बट 5 भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली बचाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, है ना, ये चीज़ें हैं। और यही चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। अब सोचो, अब तुमको बचाने भी बोलेगा और तुमको पढ़ाए वाएगा भी नहीं, तो क्या ही बोले, छोड़ो, कुछ ना कुछ बोल ही देंगे खामोखा। चलो, इतना चीज़ याद रखो, इनफ रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये चैप्टर था, हम लोग बहुत कम टाइम पे इसको कंप्लीट कर लिए, इतनी चीज़ों को दिमाग में रखो, इनफ रहेगा आपके ये 3 चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।